दो सीटों पर हुए उपचुनाव के यानी बाई इलेक्शन के नतीजे आएंगे। एक तरफ है बडगाम सीट तो दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में बडगाम सीट को दिल कहा जाता है, वैली का दिल कहा जाता है, और दूसरी तरफ जो सीट है नगरोटा उसे जम्मू की सियासत की धड़कन मानी जाती है। दोनों ही सीटें सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड भी हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में इंतजार की घड़ी अब खत्म होने को है। 2 सीटों बडगाम और नगरोटा पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इन नतीजों से तय होगी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा और दशा। सबसे पहले बात बडगाम की। ये वही सीट है जो तब खाली हुई थी जब मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों जगहों से जीत दर्ज की थी, गांदरबल और बडगाम। उन्होंने गांदरबल को बरकरार रखते हुए बडगाम से इस्तीफा दे दिया और अब यही सीट सरकार की साख का इम्तिहान बन गई है। यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके लिए ये चुनाव अपने 1 साल के कामकाज की जनता से मंजूरी की तरह है। वहीं दूसरी तरफ है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके लिए ये चुनाव राजनीतिक पुनर्जन्म का मौका बन चुका है। अगर पीडीपी ये सीट जीतती है तो इसे घाटी में उसकी सियासी वापसी के तौर पर देखा जाएगा और अगर एनसी जीत दर्ज करती है तो ये साबित करेगा कि जनता अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार पर भरोसा करती है। यानी बडगाम में इस बार दांव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि सरकार की साख और विपक्ष के भविष्य का है। अब रुख करते हैं नगरोटा विधानसभा सीट की। जम्मू जिले की ये सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। यहाँ का हर चुनाव सिर्फ विकास का नहीं बल्कि जम्मू के मूड का पैमाना माना जाता है। ये सीट उस वक्त खाली हुई जब पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई। राणा जो कभी बीजेपी के मजबूत चेहरे माने जाते थे, उनके जाने के बाद नगरोटा में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए। इस बार मुकाबले में एक तरफ बीजेपी जो अपनी परंपरागत पकड़ को बरकरार रखना चाहती है तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस सीट पर जीत दर्ज कर यह साबित करना चाहती है कि उसकी पकड़ सिर्फ घाटी तक नहीं जम्मू में भी है। और तीसरी ओर है हर्षदेव सिंह, पैंथर्स पार्टी के करिश्माई नेता जो इस बार चुनाव में एक तगड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर बीजेपी ये सीट बचाने में कामयाब रहती है तो ये संदेश जाएगा कि जम्मू रीजन अब भी बीजेपी के साथ है। लेकिन अगर एनसी या पैंथर्स पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की तो नतीजा बनेगा जम्मू की सियासत का टर्निंग पॉइंट। यानी नगरोटा का फैसला सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत या हार नहीं बताएगा बल्कि ये तय करेगा कि जम्मू की जनता अब भी पुरानी राह पर है या नई सियासी सोच की ओर बढ़ रही है। अब बस इंतजार है उस घड़ी का जब जनता का फैसला सामने आएगा। बडगाम में कौन बनाएगा सरकार पर भरोसे की मुहर और नगरोटा में कौन लिखेगा नई सियासत की कहानी, सबकी निगाहें वहीं टिकी हैं। ये उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के अगले पड़ाव की झलक है। कहीं साख का सवाल है, कहीं वापसी की उम्मीद, और इसी के बीच तय होगी सरकार की राह और विपक्ष की दिशा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और कटरा में एक मजहबी प्रोग्राम में पहुंचे जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी LOP लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि नगरोटा और बडगाम दोनों बाई इलेक्शन के नतीजे जम्मू कश्मीर की राजनीति को नई दिशा देंगे। सुनील शर्मा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि नगरोटा में हम बहुत बड़े लैंडस्लाइड मार्जिन से जीत रहे हैं और बडगाम में भी भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन काफी अच्छी है। सुनील शर्मा ने कहा कि जिस तरह से 1 साल के भीतर ही उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ माहौल बना है उससे साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी ही सीट हार जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे कल बडगाम और नगरोटा के उपचुनावों के नतीजे आ रहे हैं बीजेपी और आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक नगरोटा सीट की बात करें और नगरोटा सीट पहले भी हमने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी हमारी, और इस बार भी जिस प्रकार का चुनाव प्रचार और लोगों का समर्थन हमारी प्रत्याशी सुश्री देवयानी के प्रति देखने को मिला है, सब लोगों ने मान लिया है कि बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री कल होगी और इसमें किसी को कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बडगाम की बात कर रहे हैं, बडगाम में मैं खुद भी वहाँ पे चुनाव प्रचार में था। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और जो लोगों का जन समर्थन देखने को मिला है, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पोजीशन में उभर के आएगी। और जिस प्रकार से 1 साल के अंदर ही इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, पूरी उम्मीद है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो
चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सीट है, कल वो हारेंगे। सर, जैसे आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की, तो काफ़ी सारे लोग ये मानना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया और ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि जनता सरकार के साथ है या निराश। ये वाले नतीजे जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति की एक नई दिशा तय करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियों ने भी अपनी पार्टियों को, उनके मौक़िफ़ को, उनके एजेंडा को तार करके और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ का समर्थन किया। उसी प्रकार से अगर 1 साल के अंदर ही उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार जाते हैं तो ये अपनी साख्त खो जाएंगे। कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की जनता एक विकल्प के तलाश में है और विकल्प की एक आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। डेफिनेटली एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन ये वाला चुनाव तय करेगा। और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अब सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि जो लोग अभी आतंक का नैरेटिव बनाते हैं, आतंक को खत्म होने नहीं देना चाहते हैं, उनको एक्सपोज करना जरूरी है। नवंबर को दिल्ली बम ब्लास्ट में जिनको हमने खोया है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। आतंकवाद, मैं समझता हूं कि विकास का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लंबे समय तक इस आतंकवाद का दंश झेला है। अब यहाँ का नौजवान नए सपने देख रहा है, वो उसके पंख उसे वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ देश के और दुनिया के अन्य नौजवान शीर्ष स्थान पर पहुँचे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, करेंगी भी, लेकिन समाज का भी एक उत्तरदायित्व होता है। जिस समाज के लोग इस बात के लिए खड़े नहीं होते हैं, यकीन मानिए वो समाज पीछे रह जाता है। मैं आप प्रबुद्ध लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आतंकवाद, चाहे जो भी आतंकवाद को प्रश्रय देता है, आतंकवाद के लिए नैरेटिव बनाता है, ऐसे लोगों को समाज में एक्सपोज करना, उनके खिलाफ खड़ा होना, ये वक्त की आवश्यकता है, वक्त की जरूरत है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली बम ब्लास्ट की निंदा करते हुए कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही जो निर्दोष लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने इसे लेकर जम्मू कश्मीर में चल रही कार्रवाई को लेकर कहा कि मामले की जांच चल रही है, इसमें शामिल दहशतगर्दों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ माजी में उन्होंने कहा कि आला तालीम याफ्ता वाले कई नौजवानों ने आतंकवाद यानी दहशतगर्दी का रास्ता अपनाया था और दहशतगर्दी के उस गढ़ में शामिल पाए गए थे। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली धमाके मामले पर नेता प्रतिपक्ष यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। धमाके की जांच को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर उन्होंने रद्देमल का इजहार देते हुए कहा कि जो लोग दहशतगर्दों या उनकी हिमायतियों का बचाव करते हैं, वकालत करते हैं, उन पर जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए।
लेकिन जहाँ तक आप बात करते हैं, जो ब्लास्ट में जो इंक्वायरी हो रही है, जांच एजेंसियों को पूरा अधिकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसमें वो जो कल्प्रिट्स थे, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके जानकार हैं, बराबर पूरी तरह से उनकी जांच होनी चाहिए। मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा है कि इतनी बड़ी लीडर अपने आप को मानने वाली किस प्रकार से वो क्लीन चिट दे देती है 2 मिनट के अंदर ही कि भाई इनको नहीं पूछना चाहिए, उनको नहीं पूछना चाहिए। मुझे लगता है जांच एजेंसियों को ऐसे लोगों को भी पूछना चाहिए जो फटाफट किसी के इस समर्थन में आ जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं हो सकता, उसमें कोई भी कोई बात कहे। मुझे लगता है कि ये बेतुकी बातें, इनसे बाज आना चाहिए। आतंकवाद एक नया रूप लेके आता है और इस बार का जो मॉड्यूल, जो फॉर्मेट आतंकवाद का देखने को मिला, जिसमें वाइट कलर जॉब के लोगों को इन्वॉल्व करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, और अचानक ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कश्मीर की, जो एक जिसे कहते हैं कि एक संरक्षण, एक प्रोटेक्शन देने का काम इन अलगाववादियों और आतंकवादियों को करते हैं, कहीं न कहीं ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। इतनी जल्दी वो किसी भी आतंकवादी, अलगाववादी के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, ये उनके ऊपर शक पैदा करता है, और शक के दायरे में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में है। हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखते हुए पुलिस जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में एसएसपी ग्रामीण ब्रजेश कुमार ने बताया कि जम्मू में नियंत्रण रेखा और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है और सीमावर्ती जो सरहदी इलाके हैं वहाँ जम्मू शहर में आने वाले सभी मुश्तबा लोगों और गाड़ियों की तलाशी और पूछताछ तेज कर दी गई है। उन्होंने आम आवाम से भी मुतहर्रिक रहने और आसपास किसी भी मुश्तबा एक्टिविटी को देखने की, इत्तला देने की अपील की। ब्लास्ट के बाद सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं और वहां जो संख्या है जो पुलिस बल की, वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस वक्त इम्कान यही है कि जो गैर सामाजिक तत्व हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो इंटरनेशनल हैं, जो जम्मू कश्मीर को दहला सकते हैं, वो इस कोशिश में हो सकते हैं कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम दें। किस तरह के कदम उठाए गए हैं, एसपी रूरल मेरे साथ मौजूद हैं ब्रजेश जी। सीमावर्ती इलाका है, हमेशा से यहाँ आशंका बनी रहती है, खासकर इस वक्त जबकि जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है। किस तरह के कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं, किस तरह के चेकिंग नाकास जो हैं वो लगाए गए हैं? देखिए, अगर मैं रूरल जोन की बात करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू का पार्ट भी है, इसमें जो है नियर अबाउट 78 किलोमीटर का जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर और उसके साथ जो LOC का एरिया है, उस चीज को मद्देनजर देखते हुए और जो रिसेंट जो हालात दिल्ली में बने हैं उसको देखते हुए जो है हमने जगह जगह जो है वो नाकाबंदी जो है वो कर रखी है और एक थारो तरीके से जो है गाड़ियों को हम चेक कर रहे हैं। और खासकर उन गाड़ियों का ध्यान रखा जा रहा है जो गाड़ियां जो है इंटरनेशनल बॉर्डर वाले साइड से जो रोड्स है उन वहां से आ रही हैं, या फिर वो LOC वाली साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको जो है वो स्पेशली चेक किया जा रहा है। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि जम्मू का माहौल जो है वो खराब करे, इसलिए जो है जगह जगह जो है नाकाबंदी की गई है। जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि कोशिश यही होती है, ये जो लोग हैं ये बच के निकलने की कोशिश में रहते हैं। देखिए, जो हमारे पास जो लिस्टेड एंटी नेशनल या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं तो उन पे हमने वो जो है निगरानी बढ़ा रखी है, उनको हम टेक्निकल तरीके से भी एनालाइज कर रहे हैं उनको, और उसके साथ साथ उन पे हमने नजर रखी हुई है। बीच बीच में उनको हम जो है वो पुलिस स्टेशन में भी बुला रहे हैं ताकि उनकी हर एक्टिविटीज में जो है वो नजर रखी जाए और जो जम्मू के हालात है वो बिल्कुल जो है नॉर्मल रखे जाए। जम्मू के लोगों से क्या आह्वान करेंगे? CCTV कैमरा ज्यादा ज्यादा इंस्टॉल किए जाएं, किसी ऐसी वस्तु को हाथ न लगाएं जो कि संदिग्ध लगती है, क्या आप उनसे अपील करेंगे? देखिए, CCTV कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दिल्ली वाला इंसिडेंट देखा होगा तो वहां पे मैक्सिमम जो हमें क्लू मिले हैं वो सब CCTV कैमरा की वजह से मिले हैं। हमारा जो है ग्रामीण इलाका है, लेकिन फिर भी मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आप CCTV कैमरे जरूर लगाएं ताकि उससे पुलिस को काफी जो है वो मदद मिलती है और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उन पे हम अच्छे से जो है वो निगरानी रख सकते हैं। बिल्कुल, एंटी सोशल एलिमेंट्स पे निगाह बनाई हुई है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है, जगह जगह CCTV कैमरे और संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ अब तेज हो चुकी है। कैमरामैन साया भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली बम विस्फोट के सिलसिले में और आतंकवादी मॉड्यूल पर लगाम कसने के लिए पुलवामा में छापेमारी जारी रखी। बुध की रात CIA और SIA की मुश्तरका छापेमारी के दौरान पुलवामा जिले के कोयल और दिगर इलाकों में छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा जिले के विभिन्न इलाकों में आतंकवादी तंत्र के खिलाफ अभियान जारी रखा।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल से काजीगुंड निवासी डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। डॉक्टर मुजफ्फर हाल ही में पकड़े गए अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में वांटेड है। डॉक्टर मुजफ्फर रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर अदील का भाई है और पूछताछ में पता चला है कि वो 2021 में तुर्की गए डॉक्टरों की टीम का हिस्सा था। फिलहाल मुजफ्फर दुबई से अफगानिस्तान भाग चुका है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पुलवामा में भी सर्च ऑपरेशन जारी, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीआईके और एसआईए की संयुक्त टीम का अभियान। पाक से कनेक्शन पर सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, राजौरी और कठुआ की जेलों में भी छापेमारी, जेल में पाकिस्तानी नेटवर्क खंगाल रही हैं एजेंसियां। बारामुल्ला में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर, हर संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर, संवेदनशील इलाकों में निगरानी तेज की गई। सांबा के रामगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, स्थानीय लोगों की सूचना पर पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। से कड़ी जोड़कर हर एंगल को खंगालकर मुलजमीन की धरपकड़ में लग गई है। अब इस मामले में सीसीटीवी फुटेज से रूट मैप के साथ उन कारों को भी जब्त किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल मुलजमीन ने किया है। वहीं इस धमाके में मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। पुलिस ने धमाके से पहले मुलजिम उमर के रूट का भी पता लगा लिया है। दिल्ली धमाके की जांच में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में तीसरी कार शामिल होने की जानकारी मिली थी। सुरक्षा बलों ने इसके लिए जांच शुरू की तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में लाल ब्रेजा कार मिली है। इसके पहले i20 और इको स्पोर्ट्स कार की जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अब इस मामले में एक के बाद एक कई फुटेज सामने आने लगे हैं। एक फुटेज में ये साफ रूप से दिखाई देता है कि धमाका एक सफेद रंग की Hyundai i20 हरियाणा नंबर प्लेट की कार में हुआ, जो उस समय एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही थी, या यूं कह लीजिए कि रुकी हुई थी। अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है और एक लाल आग का गोला आसमान में उठता है। विस्फोट इतना तीव्र था कि आसपास के कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वो आग की चपेट में आ गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ये धमाका 10 नवंबर 2025 की शाम को लगभग 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। सुभाष मार्ग पर यह धमाका हुआ था। जब यह धमाका हुआ उस समय पीक आवर्स थे, सड़क गाड़ियों से खचाखच भरी हुई थी। एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कार के पूरे डेथ रूट को ट्रैक किया। कार को विस्फोट से लगभग 3 घंटे पहले सुनहरी मस्जिद के पास एक पार्किंग में खड़ा देखा गया। पार्किंग से निकलने के बाद ये छत्ता रेल चौक पर यू टर्न लेती है और लोअर सुभाष मार्ग की ओर बढ़ते हुए सिग्नल पर धीमी होने के दौरान इसमें विस्फोट हो जाता है। धमाके से कुछ देर पहले के फुटेज में कार चलाते हुए एक शख्स दिखाई देता है जिसने काला मास्क पहन रखा था। संदिग्ध ड्राइवर की पहचान जैश-ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के फरार सदस्य उमर के रूप में हुई है। जांच एजेंसियां, जिनमें अब एनआईए भी शामिल है, इस सबसे नजदीकी फुटेज की फोरेंसिक एनहांसमेंट करवा रही है ताकि विस्फोट की सटीक प्रकृति और साजिशकर्ताओं की पहचान की जा सके। ये फुटेज एक आतंकी हमले के रूप में की जा रही जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ है।
एजेंसियों ने उस Hyundai i20 कार की पूरी मूवमेंट ट्रेस कर ली है जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था। ये वही कार है जो लाल किला धमाके में इस्तेमाल की गई थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने धमाके से पहले दिल्ली के 6 जिलों में 12 से ज्यादा जगहों का चक्कर लगाया, यानी वो लगभग आधी दिल्ली घूमता रहा और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। या तो वो रेकी कर रहा था या फिर ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहां ब्लास्ट किया जा सके। जिन इलाकों में आरोपी उमर था उनमें साउथ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली शामिल है। जांच कर रही एजेंसियों का कहना है कि उसने जानबूझकर लंबा सफर तय किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर जिन प्रमुख जगहों पर गया उनमें नेताजी सुभाष पैलेस, अशोक विहार, कनॉट प्लेस, रंजीत फ्लाईओवर, डिलाइट सिनेमा, शहीद भगत सिंह मार्ग और रोहतक रोड शामिल है। इसके अलावा कश्मीरी गेट, दरियागंज, लाल किला इलाके में भी उसकी मौजूदगी देखी गई। सवाल ये भी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना छलावा था या कोई साजिश। सीनियर अफसरों के मुताबिक उमर ने जानबूझकर भीड़ भाड़ वाले और हाई ट्रैफिक इलाकों से गुजरने का रास्ता चुना। इसका मकसद शायद सर्विलांस को भ्रमित करना था या सुरक्षा कवरेज की जांच करना था। यह भी माना जा रहा है कि उसने ये रूट इसलिए चुना ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में देरी हो और जांच भटक जाए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में i20 कार चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उमर ही था। ये अब साफ हो चुका है। जांच में पता चला है कि संदिग्ध डॉक्टर उमर घबरा गया था और जल्दबाजी में उसने विस्फोट किया। धमाके में उसकी भी मौत हो गई है। दरअसल डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल्स को i20 कार से मिली हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल से मैच किया है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या में एक और इजाफा हुआ है। इस मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। वहीं धमाके वाली जगह से करीब 200 मीटर की दूरी पर लाजपत राय मार्केट में एक टीन शेड के छत पर एक कटा हुआ इंसानी हाथ भी मिला है। दरअसल ये इंसानी कटा हाथ ब्लास्ट वाली साइट से करीब 200 मीटर दूर पाया गया। यही बात अब जांच एजेंसियों के लिए एक मुश्किल पहेली बन गई है। सूत्रों के मुताबिक हाथ धमाके के शिकारों में से एक का हो सकता है, मगर बड़ा सवाल है कि आखिर ये इतनी दूरी पर कैसे पहुंचा? क्या हवा में उछलकर या किसी अन्य माध्यम से? फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कार धमाके में कई इंसानी जिस्म के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे थे, लेकिन ये अपने आप में अनोखा केस है। घटना के तुरंत बाद केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एनआईए ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। इसे एक आतंकी साजिश के रूप में अब देखा जा रहा है। घटना के बाद से ही न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश भर में संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट जारी करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉजिस्टिक चेक पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी साजिश में शामिल हर शख्स को कानून के तहत कठोर कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। उधर जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए छापेमारी की जा रही है। आज भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। बुध को पुलिस ने 500 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी जमात इस्लामी और दीगर मुश्तबा संगठनों से जुड़े आतंकी सहयोगियों मददगारों के खिलाफ थी। इस अभियान का मकसद इन आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को नष्ट करना और उनकी पुनर्निर्माण की कोशिशों को विफल करना है। खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार लगातार जारी है। पुलिस ने बारामूला और गांदरबल जिले में आतंकी समर्थक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला, अनंतनाग और गांदरबल सहित कश्मीर के 10 जिलों में ये छापेमारी की। श्रीनगर में 150 स्थानों पर छापे मारे गए, जबकि कुलगाम में 200 से अधिक स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। इस छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और प्रचार सामग्री जब्त की गई। करीब 500 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की पूर्व निर्धारित खुफिया जानकारी और आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस ने बताया कि बडगाम जिले में
45 स्थानों पर छापे मारे गए और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिनके घरों पर छापे मारे गए उनमें 16 घर पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के हैं। ओवरग्राउंड वर्कर से जुड़े 23 ठिकानों पर भी छापे मारे गए। जिले में एक साथ 32 जगहों पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए गए। देर रात तक चले अभियान के दौरान पीओके स्थित कश्मीरी मूल निवासियों से जुड़ी संपत्तियों की तलाशी ली गई। साथ ही ग्राहक सत्यापन मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और दूरसंचार सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए 11 सिम विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थित रणनीतिक नाकों और चौकियों पर 175 वाहनों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने कहा कि पीओके या पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं गांदरबल जिले में 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्व आतंकियों के घरों में तलाशी अभियान के दौरान 39 लोगों को गिरफ्तारी में लेकर डिग्नीबल जेल भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई स्थानीय नेटवर्क को खत्म करने के साथ ही देश विरोधी तत्वों को शरण देने वालों के खिलाफ की गई। पुलिस ने छापे के दौरान कई डिजिटल उपकरण और संदिग्ध सामग्री जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी। इस पूरे मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली विस्फोट की निंदा करते हुए कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों समेत जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेना और सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीमों के सहयोग से वाहनों की जांच चल रही है। एसएसपी अरुण गुप्ता ने कहा कि आतंकवादियों को शरण सहायता देने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की उन्होंने अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट।